नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस विषय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि चाइना जो है वो भारत से आगे क्यों निकला, जबकि 1970 से 70 और 80 के दशक में चाइना का जीडीपी और भारत का जीडीपी लगभग बराबर था। तो पहला कारण तो ये है कि चाइना में कभी डिमोनेटाइजेशन की बात नहीं होती है। वहाँ के शासक कभी इस संबंध में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन भारत में समय समय पर डिमोनेटाइजेशन किया गया, जिसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। जैसे मान लिया जाए 1970 के दशक में भी किया गया। अभी 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गया। उसके बाद फिर आपका जो जीएसटी जो लागू किया गया भारत में 2017 से, उसमें भी इस तरह का प्रस्ताव लाया गया जीएसटी में कि लोग मैंने बहुत ऊंची दर पर जीएसटी लगाया गया, जिसके कारण लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन अब एक कहावत है कि मरल घोड़ा घास नहीं खाता। जो मोदी जी अब सब विश्वकर्मा योजना चला करके या रेहड़ी पटरी वाले को 10,000 रुपये दे करके सोचते हैं कि जिंदा हो जाए, तब मुझे नहीं लग रहा है कि जो बर्बाद हो गए वो जिंदा होंगे। क्योंकि जिस आदमी का व्यवसाय लाखों में करोड़ों में था, उसको 10,000 रुपया से क्या हो गया होगा। क्योंकि ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। मेरा कहने का मतलब है कि ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब ये होता है कि जब कोई बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लेता है, जो थोड़ी थोड़ी मेहनत करके अगर उसको फिर ख़त्म करके बर्बाद करके थोड़ा सा उसको दिया जाए तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर वो व्यवसाय करना भी चाहेगा तो उसका मनोबल टूट जाएगा, उसके बाद वो बढ़ भी नहीं पाएगा। उसके बाद आपने देखा कि जो 2020 में जो मार्च में असमय लॉकडाउन लगा दिया गया, क्योंकि जो कोविड जो महामारी है वो मुख्य रूप से ठंडा के लिए माना जाता है, जिसमें सर्दी जुकाम खांसी निमोनिया। लेकिन ये मार्च 2020 में 22 मार्च को घोषणा की जाती है कोविड के लिए, जिसके कारण अब ये लंबे समय तक चला। लगभग पूरा 2020 का 21 तक चलता ही रहा। इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गया, जबकि कोविड का असर भारत पर नहीं पड़ता, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर आते आते 2020 में अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती और ऐसा माहौल बनाया गया कोविड को लेकर के देश में कि सभी लोग कोविड से ही मर रहे हैं। जबकि ये रिपोर्ट बताता है, ये सब लोग जानते हैं कि भारत में कम से कम 4 से 5 लाख लोग प्रति वर्ष कोई ना कोई बीमारी से मरते हैं। लेकिन उस समय मीडिया को भी कंट्रोल कर लिया गया। हर जगह देखिए केवल कोविड से मरने वालों की संख्या चाहे विश्व वैश्विक स्तर पर हो चाहे भारत के स्तर पर हो, डेली टेस्टिंग में इतना निकल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये मीडिया को मैनिपुलेट किया गया। अब ऐसे भी सुनने में आता है कि मोदी जी को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, क्योंकि इनको बारे में कहा जा रहा था कि अगर कोविड का अच्छा से प्रबंधन करेंगे तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। मैं बार बार बोलता था कि इससे कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। अगली मैं बात बता देता हूँ कि जो भारत का जो जीडीपी 2004 से लेकर के 12-13 तक लगभग 8 से 9% तक रहा, ये सच्चाई है। लेकिन सत्ता में आते ही जब ये 2014 में आए तो अपना ही तानाशाही दिखाने लगे। ये समझ रहे थे कि जैसे गुजरात को मैं संभाल लिया उसी तरह से देश को संभाल लूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक राज्य का पॉलिसी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिसी में भिन्नता रखते हैं। अब भारत जो है एक संघ है, इसमें लगभग केंद्र शासित और राज्य मिला करके, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला करके 35 हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर गुजरात का मॉडल पूरा भारत में सफल हो जाए या बिहार का मॉडल पूरा भारत में सफल हो जाए या किसी स्टेट का मॉडल पूरे देश में सफल हो जाए, क्योंकि हर राज्य की अलग भौगोलिक परिस्थिति है, उसका रहन सहन अलग है, व्यवसाय अलग है। कोई भारत का राज्य समुद्र से टच करता है तो कोई पहाड़ से टच करता है, कहीं पे उबड़ खाबड़ ज़मीन है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे रेगिस्तान है। इस कारण हर राज्य की पॉलिसी
एक दूसरे राज्य के लिए उचित नहीं होता है। लेकिन इन्होंने आ करके जैसे गुजरात में तानाशाही दिखाते हुए अपनी गुजरात को विकसित राज्य पे लाए कि नहीं लाए उसमें तो मैं नहीं जाता हूँ, वही चीज़ भारत में चाह रहे थे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था लगभग बर्बाद हो गया। अगली बात मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि चाइना का कोई अपना धर्म नहीं है, उस देश के शासक का कोई धर्म नहीं है। उसी तरह से जिस देश की अपना कोई धर्म नहीं है वो देश हमेशा आगे निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि सिविल सोसाइटी में भी बात की जाती है कि सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष देश की मान्यता दी जाती है, ताकि लोग वहाँ के लोग अपने धर्म को अपनी व्यक्तिगत आस्था हो, लेकिन देश के विकास में धर्म आड़े नहीं आए, माने बाधा नहीं बने। इस कारण सब मिलजुल करके उसमें सहयोग करते हैं। इसी कारण सिविल सोसाइटी के महत्व को स्वीकारा गया। सबसे पहले अमेरिका में स्वीकार किया गया। उसके बाद आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में स्वीकार किया गया कि सिविल सोसाइटी को महत्व दिया जाए, और इसके लिए 8वीं से 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद व्यापक व्यवस्था किए गए। लेकिन आज के दौर में सिविल सोसाइटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लगभग 50 से 60 हज़ार सिविल सोसाइटी प्रतिबंधित है। इनका सरकार की तर्क है कि ये सब जो है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, बाहर से चंदा लेते हैं, जबकि FRMBM जो 1976 में जो एक्ट बना था उसके तहत डोनेशन गृह मंत्रालय के सहमति से ली जाती है, लेकिन आज सब बंद कर दिया गया। जब कोई सोसाइटी, मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप जांच करवाएं, चेक करवाएं, जो गलत इस तरह के सिविल सोसाइटी हैं, जो देश विरोधी हैं, जो देश के विकास में बाधा डाल रहे हैं, उन पर आप प्रतिबंध लगाएं। प्रतिबंध लगाने के साथ साथ जो चला रहे हैं उनको पनिशमेंट भी दे, जितना मैक्सिमम पनिशमेंट दे, देशद्रोह का भी केस लगा दे। लेकिन जो सही चला रहे हैं, जो ठीक ढंग से देश की विकासीय प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, उनको अब क्यों प्रतिबंधित कर रहे हैं। एक कहावत भी है कि घून के साथ गेहूं भी पिसाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो गलत आदमी है, गलत आदमी के कारण सही आदमी भी मारे जा रहे हैं। अगली चीज़ की जो चाइना में जो है कि भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाता है या किसी तरह के गलत गतिविधि में शामिल होता है, चाहे शासक हो चाहे प्रशासक हो, उसके लिए फांसी की सज़ा की प्रावधान है। लेकिन आज लेकिन क्या है, भारत में है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करके अगर उस भ्रष्टाचारी पार्टी की सत्ता जाती है तो सत्तारूढ़ दल के साथ आ जा रहे हैं, उनके फिर सत्तारूढ़ दल के लोग ही संरक्षण दे रहे हैं। जैसे मान लिया कांग्रेस में जो थे बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए, और जब वो बीजेपी में जाते हैं तो वो एकदम निष्पक्ष पाक धाक हो जाते हैं, मैंने एकदम साफ़ सुथरा हो जाते हैं, दूध के धोया हुआ हो जाते हैं। ED CBI जो भी जांच एजेंसियां हैं वो विपक्षी दल के लोगों पर ही कार्रवाई करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको लालू प्रसाद यादव जी हैं, शिबू सोरेन हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, इस तरह से देश के बहुत सारे नेता। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो कि वहाँ तो एक पार्टी की सरकार है। अगली बात कि अगर एक पार्टी की भी सरकार है, अगर उस पार्टी के भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं या गलत गतिविधि कर रहे हैं तो उनको भी पनिश किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो चाइना का जो GDP निकला भारत से आगे, जो 80 के बाद लगभग 10% की रफ्तार से चला, तो इस कारण से उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। लेकिन आज जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, लोग कोई 6.2% बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, कोई भी बता रहे हैं कि 7 से 8% हो जाएगा, 9% हो जाएगा। लेकिन निष्पक्षता के साथ, धर्मनिरपेक्षता के साथ अगर शासक काम करे, अभी मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री जी देश के भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, उसके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये अयोध्या गए। इस पर सवाल उठ रहा है कि इनको नहीं जाना चाहिए। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या कोई भी व्यक्ति, कोई जो संवैधानिक और वैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो कहीं उन्हें जाने के लिए प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन अगर आप धर्मनिरपेक्ष देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप नहीं जा सकते। कारण कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है कि धर्म के प्रति राज्य की तटस्थता।
अगली बात कि अब ठीक है, आप हिंदू से हों, मुस्लिम से हों, सिख से हों, बौद्ध हो, ईसाई हो, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अब जिस संप्रदाय को हो, लेकिन जिस दिन आप देश का कोई भी पद धारण कर लेते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पद हो, चाहे राजनीतिक पद हो, आप एक तरह से देश या राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बन जाते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे, अगर आप जाएंगे तो ठीक है, आपका अपना धर्म है, लेकिन वो देश में गलत मैसेज जाता है कि जब हमारे जो गार्जियन ही हैं, जो देश के शासक ही हैं, धर्मनिरपेक्ष की जो बुनियाद है, बुनियादी जो ढांचा उसको तोड़ रहे हैं, तो फिर मैं इसको क्यों विकासीय प्रक्रिया में योगदान दें। उसका उदाहरण जो भी विश्व के जो इस तरह के देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे पश्चिम एशिया हो, देख रहे हैं कि हाल बना हुआ, उस सब धर्म के नाम पर ही बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे के जो और जो कम्युनिटी के लोग हैं या संप्रदाय के लोग हैं, वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में जब आज़ादी के टाइम में लगभग 15 से 20% हिंदू थे, इसके अलावा और संप्रदाय के लोग थे, वो सब वहाँ से माइग्रेट कर गए। तो अगर देश की विकास को बढ़ाना है, चाइना से आगे निकलना है, तो सारी चीज़ को भुला करके जो बुनियाद जो प्रस्तावना का है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक जो गतिविधियाँ हैं, उसमें विश्वास करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज़ की जो आज की जो देश की जो अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, ये किसी छिपी हुई बात नहीं है। इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 82 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देने का प्रावधान किया है और मिल भी रहा है, जो अगले 5 वर्ष तक बढ़ा दिया है। तो इसी पर एक कविता में नागार्जुन ने अकाल के बाद नागार्जुन की एक कविता की 2 पंक्तियां हैं, उसे मैं बता देता हूँ आपको। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियाँ की गश्त, कई दिनों तक चूहे की भी हालत रही शिकस्त। मतलब लॉकडाउन का जब लग गया तो आज तक भी यही स्थिति बना हुआ है। जो अकाल और उसके बाद जो नागार्जुन की जो कविता है, उस सटीक ये साबित हो रहा है। तो अगर चाइना से आगे निकलना है तो पहले जो शासक है वो धर्मनिरपेक्ष बने, बार बार ऐसी कोई गतिविधि नहीं अपनाए कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। जो भी गलत आदमी है, जिस दल में भी जा रहे हैं, उस देश को ही तो नुकसान कर रहे हैं ना, खोखला कर रहे हैं, उनको आप पनिश कीजिए। इस चलते जो शासक दल के जो है, जो प्रधानमंत्री जी जो भी भ्रष्टाचारी दूसरे पार्टी से छोड़ करके आपके पार्टी में आए हैं, उनको आप पनिश कीजिए। अपने आप देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। उन पर ईडी का छापा मरवाइए, सीबीआई का छापा मरवाइए, देखिए देश मजबूत होता है कि नहीं। थैंक यू।